starting chapter amalgamation today. Amalgamation has been dealt in AS14. तो हम लोग parallelly एक AS भी complete कर लेंगे and that is accounting for amalgamation. वे स्टार्टिंग अमलगमेशन, और अमलगमेशन की अकाउंटिंग कौन बताता है? AS14 बताता है, इसलिए हम लोग AS14 की भी कवरेज देखने जा रहे हैं। नाम तो AS14 का है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, लेकिन ये AS14 आपको तीन चीजों की अकाउंटिंग बताता है। ये आपको अकाउंटिंग बताता है अमलगमेशन की, दूसरा एब्जॉर्प्शन की, और तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। तो AS14 डील्स विथ accounting for amalgamation, absorption and external reconstruction. तीनों वर्ड को समझते हैं। एक है अमलगमेशन, दूसरा वर्ड है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस अमलगमेशन? अमलगमेशन का मतलब होता है एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो जाती है और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है जिसका नाम है एबी लिमिटेड। दो कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी बना देती है, इसे क्या कहा जाता है? अमलगमेशन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि पहले थी ए कंपनी, एक और कंपनी आई बी लिमिटेड, और ये मिल के क्या है? आज भी ए लिमिटेड। दैट मीन्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या किया है? पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, यहां और यहां क्या अंतर है? यहां पे ये होता है अमलगमेशन में कि दो पुरानी कंपनी, एटलीस्ट टू ओल्ड कंपनीज अपनी आइडेंटिटी को खोती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। यहां पे क्या होता है? सिर्फ एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को खो रही है, दूसरी कंपनी ने क्या किया? उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है। थर्ड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ए लिमिटेड एक कंपनी थी और इसने अपना नाम ही क्या रख लिया पता है? बी लिमिटेड। There was only one company, that is A Limited, और उसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया है? B Limited। ऐसा क्यों होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक कंपनी क्यों करती है? सपोज A Limited एक प्रोडक्ट बनाती थी जो मार्केट में अब नहीं बिकता। क्यों नहीं बिकता? लोगों ने क्या किया? व्हाट्सएप पे, FB पे तरह तरह के उसके लिए मैसेज बना दिए। ठीक है, इस क्रीम को लगाने के बाद तो इंसान गोरा होता था, लेकिन वो बहुत काला हो गया। और ऐसा कोई मैसेज आजकल क्या है? सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, कंपनी कही कि अगर उसी नाम से प्रोडक्ट बनाएंगे, वही कंपनी चलाएंगे, तो अब मार्केट में नहीं चलेगी। और उसने क्या किया? वही प्रोडक्ट बना रही है, अपना नाम और ढांचा बदल लिया। ठीक है, उसने अपने आप को क्या नाम दे दिया? बी लिमिटेड। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपने अब बाहरी तौर पर अपने आप को बदल लिया है, इंटरनली आप आज भी क्या हो? वही हो। क्लियर है सबको? तो अमलगमेशन क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अमलगमेशन का मतलब है दो कंपनी का मिलके, एटलीस्ट दो कंपनी का मिलके एक कंपनी बनना। एक से अधिक कंपनी जब मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करती है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन। यहां पे जो कंपनी फॉर्म हो रही है वो एक डिफरेंट कंपनी फॉर्म होती है, जो भी कंपनी मर्ज हो रही थी वो एक डिफरेंट कंपनी है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन ये होता है कि एक कंपनी एक या एक से अधिक कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है, ये कहलाता है केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कंपनी अपने बाहरी ढांचा को बदल लेती है, कोई मर्जर नहीं हो रहा है, कोई अमलगमेशन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कंपनी के साथ नहीं जा रही है, उसने अपनी बाहरी ढांचा को बदल लिया है क्योंकि पुराने ढांचे के साथ ऑपरेट करना मार्केट में मुश्किल हो रहा था। क्लियर है? जो नई कंपनी फॉर्म होती है उसे कहा जाता है ट्रांसफरी कंपनी। वर्ड सारे नोट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, क्योंकि यही सारे टर्म आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पुरानी वाली कंपनी को कहते हैं हम ट्रांसफरर कंपनी। हम अपनी बोलचाल की भाषा में तो आसान लैंग्वेज यूज कर लेंगे, हम हो सकता है क्लास में क्या बोलेंगे, ओल्ड कंपनी। इससे क्या होगा, बच्चों को सुनने में आसानी होगी और जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। और ये ट्रांसफरी वाली को क्या बोलेंगे, न्यू कंपनी। बट इन एग्जाम यू विल फाइंड द टर्म ईदर ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, यहां तक की बात। ये हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद एक एक मुद्दों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है नई कंपनी जब पुरानी वाली कंपनी को एक्वायर करती है, उसके बिजनेस को लेती है, तो जो पैसे देती है पुरानी वाली कंपनी को उसे कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। आपने बिजनेस को जितने रुपए में खरीदा, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। द अमाउंट पेड बाई न्यू कंपनी, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, दैट इज ट्रांसफरी कंपनी टू ओल्ड कंपनी फॉर एक्वायरिंग बिजनेस is known as purchase consideration. शॉर्ट में हम इसे पीसी लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन को। पीसी इज कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, पेमेंट मेथड। नंबर 2, नेट एसेट मेथड। तो कैसे पीसी कंप्यूट करेंगे? पहला तरीका हमने लिखा पेमेंट मेथड, एंड दूसरा नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में सबसे पहले लिखिए एग्रीड वैल्यू, देन मार्केट वैल्यू, एंड देन बुक वैल्यू।
चलिए एक बार बिजनेस की बात छोड़ते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंट बात करते हैं, एक आइसोलेटेड बात करते हैं जिसका कोई भी मतलब बिजनेस परचेज से नहीं है, सिर्फ इन टर्म्स को समझने के लिए, और फिर सारी बात को बिजनेस के टर्म्स में करेंगे। ऐसे समझिए हमने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और आपको यह जानना है कि हमने लैपटॉप के लिए क्या पेमेंट की। जो लैपटॉप के लिए हमने पेमेंट की है उसी को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। आपको यह डिटरमिन करना है कि लैपटॉप की परचेज कंसिडरेशन कितनी है, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहला तरीका क्या होगा, हम एक लैपटॉप खरीद के लाए हैं, आपको ये जानना है परचेज कंसिडरेशन कितनी है, क्या करिएगा आप, क्या करिएगा, आपको परचेज कंसिडरेशन जाननी है, आप हमसे पूछ लेंगे। सबसे आसान रास्ता यह है कि आप हमसे पूछ लेंगे सर बताइए कितने रुपए का लैपटॉप खरीदे हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है पेमेंट मेथड। आपने हमसे पूछ लिया कि बताइए सर आपने लैपटॉप कितने का खरीदा है, हमने बोला हमने लैपटॉप खरीदा है 42,000 रुपए का, हो गया पीसी, आपने कंप्यूट कर लिया। ध्यान दीजिएगा पीसी कंप्यूट करने के तरीके नहीं होते हैं, पीसी अपने आप में क्या होता है, जितना पैसा हमने दिया वही परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आपको पीसी बताता नहीं है, कहता है हम नहीं बताएंगे आपको कि कितने में परचेज किया गया है बिजनेस को, आप अंदाज लगाइए कि कितने में बिजनेस को परचेज किया गया होगा। क्या ये बताइए क्या परचेज कंसिडरेशन निकाली जा सकती है, बिल्कुल नहीं, ये कोई निकालने की चीज थोड़ी ना है। अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीदा है और वो कहे, एक्स लिमिटेड हमसे कहती है बताइए हमने वाई लिमिटेड को कितने में खरीदा है, तो हम कहेंगे भगवान थोड़ी ना है, अकाउंटिंग करना जानते हैं हम, आपको ये थोड़ी ना बता पाएंगे कि आपने कितने में खरीदा है, ये तो कौन बताएगा, आप ही बताओगे। हम क्या कर सकते हैं, उसे जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है बात। तो पेमेंट मेथड ही अपने आप में क्या होता है, पीसी की कंप्यूटेशन होती है, लेकिन कभी कभी कंपनी हमें बताती नहीं। जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपको बताएंगे नहीं हमने लैपटॉप कितने में खरीदा है, तो दूसरा रास्ता बताइए अब आपके पास क्या है। आप कहोगे सर मत बताइए, एक काम करिए हमको परचेज की बिल दिखाइए। आप कहोगे मत बताइए, आपको बोलना नहीं ना है कितने में खरीदे लैपटॉप, बस हमको परचेज की बिल दिखा दीजिए, ठीक है। परचेज की बिल का मतलब ही क्या है, एग्रीमेंट है, वही इनवॉइस है, और वही इनवॉइस क्या है, एग्रीमेंट है सेल और परचेज का, ठीक है। यही वैल्यू आपको क्या देती है, एग्रीड वैल्यू। अगर हमने आपको बता दिया कि कितने में लैपटॉप खरीदा तो वही क्या हो गई, परचेज कंसिडरेशन। अगर हमने नहीं बताया तो आपने हमसे क्या मांगा, सर एग्रीमेंट की कॉपी दे दीजिए, ठीक है। लैपटॉप के केस में एग्रीमेंट तो हुआ नहीं होगा, क्या होगा बस वहां पे इनवॉइस, तो आप हमसे कहोगे सर इनवॉइस दे दीजिए। इनवॉइस में आपने देखा कि उसमें लिखा हुआ था 42,500 रुपए, बताइए लैपटॉप कितने का खरीदा होगा हमने, 42,500 रुपया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनवॉइस में लिखा हुआ है 42,500 रुपया, लेकिन हमने सही में पेमेंट सिर्फ 42 जारी की थी, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है कि इनवॉइस बना है 42,500 का और हमने पेमेंट 42,000 की? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 42,500 का इनवॉइस बना और हमने 42,000 की पेमेंट की। पहले तो उसने इनवॉइस बना लिया 42,000 का, उसके बाद हमने कहा अरे रखो ना 42,000 हो तो गया, कितना लोगे, ठीक है, और कह के लैपटॉप उठा के चलते बने। होता है कि नहीं आपके साथ भी ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा एग्रीड वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि आपकी परचेज कंसिडरेशन हो, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा। अगर हम चुपचाप बैठे हम नहीं बता रहे हैं कि हमने लैपटॉप कितने में खरीदा है, तो आपके पास क्या रास्ता है, आप कहोगे सर हमें एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए, ठीक है। हम मान ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं हम एग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं दिखाएंगे, यानी इनवॉइस भी नहीं दिखाएंगे। अब बताइए आपके पास क्या रास्ता है, तेज बनिए आगे लिखा हुआ है। अब आपके पास क्या रास्ता है, मार्केट वैल्यू। आप मार्केट में पता करोगे, आप पूछोगे सर कौन सा लैपटॉप लिए हैं, हमने बताया ये लैपटॉप लिया, आपने मॉडल नंबर नोट किया, उसके बाद क्या किया आपने, मार्केट में पता कर लिया। मार्केट में पता चला कि वो लैपटॉप है 42,850 रुपया का, तो आप क्या मान लोगे उसे, 42,850 रुपया परचेज कंसिडरेशन। लेकिन क्या ये बताइए क्या 42,850 रुपए में ही हमने खरीदा होगा, ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पास रास्ते भी तो नहीं है, ना तो हम आपको इनवॉइस दिखा रहे हैं, ना हम आपको बता रहे हैं हमने कितने का खरीदा, तो ये क्या बन गया, एक रास्ता बन गया पीसी को डिटरमिन करने का। क्लियर है बात? तो सबको याद रखिएगा पीसी होती कौन सी है, यही वाली पीसी होती यही है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं हो तो ये रास्ते हैं उसके। क्लियर है बात सबको? तो एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर वो कहेगा पीसी कंप्यूट करने को, तो आप कौन से मेथड से कंप्यूट करोगे, अगर मेथड की बात नहीं करता तो पेमेंट मेथड। अरे मेथड तो यही होता है, क्वेश्चन खुद ही बताएगा हमने ये दिया है और जितना दिया है वही परचेज कंसिडरेशन है, एंड इन केस इट इज नॉट प्रोवाइडेड
तो आप आइएगा यहां पे एग्रीड वैल्यू, ठीक है। अगर ये प्रोवाइडेड नहीं है तो कहां आइएगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब ये भी प्रोवाइडेड नहीं, आपने मार्केट में सब जगह पूछ लिया, जितने दुकानदार को आप जानते थे कि ये लैपटॉप कितने का है, सबने कहा मेरे पास नहीं है। अब क्या करोगे, जल्दी 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 क्या करेंगे अब आप, नहीं रिकॉर्ड तो किया ही नहीं हमने, हम ही तो हैं और आप अकाउंटेंट हो हमारे, आप ही से कह रहे हैं बताओ भाई पीसी कितना हुआ, रिकॉर्ड करो, और बता भी नहीं रहे हैं पीसी, ठीक है। ये हो रहा है, हमने थोड़ी ना रिकॉर्ड किया, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद आपको करना ये चाहिए कि आप कहोगे सर अच्छा लैपटॉप दिखाइए, आपने लैपटॉप का डब्बा उठाया, उसपे एमआरपी वगैरह ढूंढी, दिख गई एमआरपी उस पे कितनी है, 45 या 500 रुपया, क्या मानोगे आप, यही होगी पीसी, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वैल्यू। आप मेरी क्या वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करोगे, इसी के लिए तो आपको बुलाए हैं हम, आप हमारे अकाउंटेंट हो, हमने ये ट्रांजेक्शन किया है एंड यू नीड टू रिकॉर्ड दिस। क्लियर है बात सबको यहां तक, तो फिर से बात करते हैं लैपटॉप के टर्म्स में, ठीक है, और फिर बात करेंगे बिजनेस के टर्म्स में। लैपटॉप के टर्म्स में पेमेंट मेथड क्या है, आपने हमसे पूछा सर कितने का लैपटॉप खरीदा, हमने बोला 42,000, 42,000 क्या है, पेमेंट मेथड, ठीक है। हमने आपको नहीं बताया कितने में खरीदा, फिर आपने क्या किया, इनवॉइस मांगी, दैट इज अ ग्रेट वैल्यू। आपको हमने वो भी नहीं दिया, आप क्या करोगे, मार्केट का रेट पता करोगे, आपको मार्केट का रेट भी नहीं मिल पाया, आप क्या करोगे, डब्बे पे एमआरपी खोजोगे, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं पेमेंट मेथड को। आप कहोगे सर अगर इतना आसान है कि हमने आपसे पूछा कि कितने में आपने कितनी पेमेंट की है और आपने बता दिया हमने इतनी पेमेंट की है 42,000 रुपया, तो फिर इसमें कंप्यूटेशन की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर हमने 42,000 रुपया सीधे सीधे नहीं दिया, पता है हमने क्या किया, हमने उसे 10,000 रुपया नगद दे दिया, ठीक है, 5,000 रुपया का एक मोबाइल दे दिया, ठीक है, 20,000 रुपए के कुछ कपड़े दे दिए उसको, ठीक है, 5,000 रुपए का जूता दे दिया उसको, इतना सारा सामान दिए हैं, ठीक है। और अब आपको हमने सारी बात बता भी दी, अब आपको कंप्यूट करना है, तो क्या करेंगे आप, सबकी जोड़ लगानी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा ये बात भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने सीधे सीधे कैश पे न किया हो, और इनकेस हमने सीधे सीधे कैश पे ना किया हो तो क्या ये भी कंप्यूट करना पड़ता है, हाँ कंप्यूट करना पड़ता है। क्लियर है, क्या दिए हैं बता रहे हैं आपको, लेकिन जो बता रहे हैं वो सीधा सीधा कैश नहीं है, उसमें बड़ी सारे आइटम है, ठीक है, तो दैट यू नीड टू कंप्यूट दिस इवन। अब एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाओ कि पेमेंट मेथड में क्या हमारी परचेज कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बिजनेस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। एक बार के लिए अभी ये हटा दें, आप जल्दी आंसर कर पाओगे। फिक्स्ड एसेट 400, करंट एसेट 200, 600। देखिए इस बैलेंस शीट को, और आप हमें बताइए अगर हमें ये बिजनेस खरीदना हो तो क्या कीमत लगानी चाहिए इसकी, हमको ये बिजनेस खरीदना है, उसकी ये बैलेंस शीट है, क्या कीमत लगाना सही रहेगा। ये बिजनेस खरीदना है आपको जिसमें 400 रुपए का फिक्स्ड एसेट है, 200 रुपए का करंट एसेट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस उसका 100 रुपए का, ठीक है। अगर हमें ये बिजनेस खरीदना हो तो हम कितने में खरीदेंगे, हाँ 400 रुपए की फिक्स्ड एसेट मिलेगी, 200 रुपए का करंट एसेट मिलेगा, आपको कितना देना चाहिए 600 रुपया।
हमारे पास कितने रुपए की चीज आएगी? 600 रुपए की चीज आएगी। हम कितना देने को तैयार हो जाएंगे इसके लिए? 600 रुपए। ठीक है, इस बिजनेस की वैल्यू जो लगाई जाएगी वो 600 रुपए लगाई जाएगी। क्लियर है? अब एक बात बताइए फिर से, कितने में ये बिजनेस खरीदेंगे आप? हाँ, आप बिजनेस खरीदेंगे, कहेंगे 400 का फिक्स्ड एसेट आ रहा है, 300 का करंट एसेट आ रहा है, कितना हो गया? 700 रुपया। अब ऐसे समझ लिए हमें 400 की मशीन मिल गई और 300 रुपया का उसने स्टॉक दे दिया हमको। ठीक है, 400, 300, 700 हो गया। और जब हम बिजनेस खरीदने लग गए तो हमने देखा कि 100 रुपए का भी बकाया भी है इसका मार्केट में, क्रेडिटर भी है 100 रुपए के, और वो हमसे क्या कह रहा है कि ये सब भी अब तुम्हारा हो जाएगा। तो ये बताइए हम उसको कितना देने को तैयार होंगे? 400, 300, 700 की एसेट मिली, लेकिन 100 रुपए की लाइबिलिटी भी मिल गई है, तो कितना देने को तैयार होंगे? 600 रुपया। अगेन आप तैयार होंगे 600 रुपए की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक बात हमको समझ में आ गई कि हम पेमेंट करने के लिए किसके लिए तैयार हो रहे हैं? किसके? क्या आपने ये बात नोटिस की कि आप पेमेंट करने के लिए किसके लिए तैयार हो रहे हो? 500 और 100 रिजर्व एंड सरप्लस। क्या मेरी लास्ट बैलेंस शीट में भी यही पोजीशन थी? हाँ, मेरी लास्ट बैलेंस शीट में भी यही पोजीशन थी। हम 600 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिखे हुए थे। ठीक है, तो दैट मीन्स आप इक्विटी शेयर होल्डर को, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। ये उनकी कैपिटल और ये उनका रिटेन्ड प्रॉफिट अब तक का कंपनी का। ठीक है, आप पेमेंट करने के लिए तैयार हो इस 600 रुपए के लिए। ठीक है, फिर एडिट करते हैं इसको। आपको ये बिजनेस खरीदना है। ठीक है, आप कितना पे करने के लिए तैयार रहेंगे? आपकी जेब में क्या क्या आ रहा है? हमको फिक्स्ड एसेट मिल रहा है 500 का, 300 का करंट एसेट मिल रहा है, कितना हो गया? 800। उसके बाद हमें लाइबिलिटी भी मिल जा रही है, कितने की? 100 की। 500, 3, 800 के एसेट आएंगे, 100 रुपए की लाइबिलिटी हमको पे करनी पड़ जाएगी। मेरी जेब से कितना आ रहा है? मेरी जेब में कितना आ रहा है? 700 रुपया का सामान आ रहा है, तो हम देने को भी कितना तैयार होंगे? 700 रुपए। ठीक है, तो यू हैव गॉट टू नो कि हम जो पेमेंट करते हैं वो किसको करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर से एडिट करते हैं, चेक करिए। अब बताइए जरा, हम कितना पे करने के लिए तैयार रहेंगे? 600 रुपए का फिक्स्ड एसेट आ रहा है, 300 रुपए का करंट एसेट आ रहा है, और ये लाइबिलिटी आ रही है 100 रुपए की, और ये डेप्ट भी आ रहा है 100 रुपए का। लॉन्ग टर्म डेप्ट, एलटीडी हमने लिखा है उसे। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आ रहा है 100 रुपए का। तो 600, 300, 900 और 200 रुपए की मेरे पास लाइबिलिटी आ जा रही है, तो कितना हो गया? 700। हम 700 रुपए की पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दैट मीन्स आप पेमेंट किसको करने को तैयार होते हो? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यू आर रेडी टू मेक पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनकी जितनी कैपिटल है आप उतने के लिए पेमेंट करने को तैयार हो। ठीक है, एक बात बताइए, क्या इनको हम 500, 400, 500, 200, कुल मिला के यहीं तक है ना, 500, 600, 700, क्या इतनी ही पेमेंट करने को तैयार होंगे या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा भी कर सकते हैं। इनके बुक्स में जो फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है वो 600 रुपए का लिखा हुआ है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 1600 रुपए है। तो जल्दी बताइए, क्या आप उसको 1600 रुपए के हिसाब से देखते हुए उसकी वैल्यू लगाओगे या फिर बस इतना ही दे दोगे उसको? निश्चित हम उसको ज्यादा भी दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी वैल्यू 700 दिखाई दे रही है और हम इनको कम भी दे सकते हैं? यस, इवन दिस इज पॉसिबल कि हम उसे कम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं पता है? उसने करंट एसेट में लिख रखा है 300 रुपए का डेटर। ठीक है,
और उसमें से 200 रुपए तो बेड डेप्ट हो रखे हैं, वो अभी राइट ऑफ नहीं किया है। पता है ये करंट एसेट कितना रियलाइज होगा? मात्र 100 रुपया, क्योंकि 200 रुपया अब आने वाला नहीं है। डेटर से हमने बात भी कर ली है, हम इस कंपनी को खरीदने वाले हैं, हमने उनके डेटर से बात भी कर ली है कि पैसा 300 रुपए मिलेगा ना, तो कह रहे हैं नहीं मिलेगा। वो सब हम पहले वाली कंपनी को समझा चुके हैं कि अब हम देंगे नहीं कुछ। तो इसमें से अगर रिकवरेबल नहीं है तो हम अकॉर्डिंगली वैल्यू लगाएंगे, और निश्चित हम उनको ये 700 रुपया नहीं देंगे, इससे कुछ कम देंगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट दैट इज टू बी मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, ये बात हम लोग ने कंक्लूड की। वैसे कंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि AS 14 ये बात कहता है, और जब भी कोई ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो वो हमें वैसे भी माननी पड़ती है। ठीक है, तो AS 14 ये कहता है कि व्हाट इज PC? PC का मतलब होता है पेमेंट विच हैज बीन मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो चलिए पेमेंट में ये बात लिखते हैं। पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज PC। Payment to only two parties, those are equity shareholder and preference shareholder। पेमेंट इन का मतलब है कि हम उन्हें कैसे पे करेंगे। हो सकता है हम उन्हें नगद पे कर रहे हो सकता है हम शेयर पे कर रहे हो सकता है कुछ एसेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। ठीक है, एंड उसकी अमाउंट। सबसे पहले बात कर रहे हैं पेमेंट किसको किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हम कैसे कर रहे होंगे? हो सकता है इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को भी हो सकता है हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है हम कैश दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है हम कुछ एसेट्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है हम कुछ डिवेंचर अपनी कंपनी के इशू कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको क्या क्या दे रहे हैं? पॉसिबल है इनको इक्विटी शेयर दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, इनको हो सकता है हम कैश दे रहे हो सकता है हम इनको एसेट्स दे रहे हो, एंड इवन दिस इज पॉसिबल कि हो सकता है हम इनको डिवेंचर्स दे रहे हो। इसकी जोड़ लगा दीजिए, इसी को PC कहा जाता है। अब आप कैसे याद रखोगे? ध्यान दीजिएगा, पेमेंट होनी किसको चाहिए? सिर्फ दो लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, क्या चीज में होनी चाहिए? उसके लिए लिख दे रहे हैं एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक बात बताइए, जब हम कंपनी को एक्वायर करेंगे तो मेरे पास उस कंपनी के क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, मतलब उनकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे, उनके जो लॉन्ग टर्म डेब्ट थे यानी एग्जिस्टिंग डिबेंचर थे वो भी आ जाएंगे मेरे पास, तो उनको भी तो हम पैसे देंगे। जब वो लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी तो उनको भी तो हम पैसे देंगे। क्या वो परचेज कंसिडरेशन बिजनेस का नहीं कहलाएगा? एक बार सोच के देखिए, कहलाना तो चाहिए ना। अगर हमने उस पुरानी वाली कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी मेरे पास आ गए, ठीक है, फिर से देखिए, हम चाहते हैं कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, और इधर है फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। 500, 300, 200, 1000, 600, 400, 1000। ये बताइए, हमने अभी तक जो सिखाया वो क्या सिखाया कि पेमेंट जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को करेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेंगे वही क्या है? PC। ठीक है, हम इन सबको मान लीजिए जितना है उतना ही दे रहे हैं, 800 रुपए दे रहे हैं।
हम 500 और 300 कुल मिला के होता है 800 और 800 ही दे रहे हैं। जब मेरे पास ये बिजनेस में से क्या आ जाएगा, जब हम इनको 800 रुपए दे देंगे तो मेरे पास आ जाएगा फिक्स्ड एसेट 600 का, करंट एसेट 400 रुपए का और लॉन्ग टर्म डेट 200 रुपए का। क्या हम लॉन्ग टर्म डेट को भी 200 रुपए पे करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर जब मेरे पास आ जाएगा तो 200 रुपए इनको भी तो पे करेंगे। तो जब ये बताइए क्या इस बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए? 500 300 सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि 200 इनको भी पे करेंगे वो भी होनी चाहिए? आपको जो लगता है वही कहिए। 500 300 तो हम इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए, और जो डेप्ट वालों को 200 रुपए दे रहे हैं क्या वो भी होनी चाहिए कि नहीं पीसी? हाँ, क्या वो भी पीसी होनी चाहिए परचेज कंसिडरेशन? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमको तो लग रहा है भाई वो भी डेप्ट आएगा मेरे पास और 200 रुपए देंगे तो वो भी तो होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपने पे किया 800 रुपया, आपने 800 रुपए पे किया है, तो वो क्या बेवकूफ है जो आपको 1000 रुपए की चीज दे रहा है? उसने आपको 1000 रुपए की चीज इसीलिए तो दी है क्योंकि आप 200 रुपए की लायबिलिटी पे करोगे। बात समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा, आप फिर से 200 रुपए जब उसे लेने के बाद पे करोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि ये भी हमने पीसी पे किया है, बिजनेस एक्विजिशन की कॉस्ट है, क्योंकि 200 रुपए जो आप इसको दोगे वो तो पहले ही कंसिडर कर लिए हो। आप 1000 रुपए की एसेट पा रहे हो, खरीद कितने का रहे हो ये धंधा? 800 रुपए का, यानी 200 रुपए जो आप लॉन्ग टर्म डेट का पे करोगे वो तो पहले ही आपने क्या किया? घटा लिया। ठीक है, तो अब जितना पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो वही क्या है? आपकी पीसी। क्लियर? अभी हम लोग ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं। हमने पेमेंट किया है और हम आपको बता रहे हैं। पेमेंट मेथड का मतलब क्या है? हमने जो पैसे दिए हैं नई कंपनी को एक्वायर करने के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। ये बताइए, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उनके इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 20 रुपए है। अब मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर की प्राइस है 10 रुपए। जब हम उनके इक्विटी शेयर होल्डर को कहते हैं तुम अपने एक शेयर दो, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम भी अपने एक शेयर उनको दे दें। ए लिमिटेड को कौन ले रहा है अब? बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 20 रुपए, और बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, और ये लेने वाला है ए लिमिटेड को, एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा? इनके एक एक शेयर लेगा और बदले में अपने एक एक शेयर दे देगा। बस कितना देना चाहिए? 2-2 शेयर देना चाहिए। ठीक है, ये बात कहने का मतलब ये है कि हम इनकी पेमेंट तो करेंगे लेकिन इनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, एक बात फिर से सुनिए। लेकिन अभी आपने कहा कि इनके हम 2-2 शेयर, इनके हम क्या करेंगे? एक शेयर लेंगे और अपने बदले में कितने दे देंगे? 2 दे देंगे। ठीक है, यानी इनसे 1 शेयर आएगा और यहां से 2 शेयर क्या होगा? यहां चला जाएगा। फिर से बात सुनिए, इनके 20 रुपए के एक शेयर पे पता है पुरानी वाली कंपनी कितना कमाती थी? इनके 20 रुपए के एक शेयर पे पुरानी वाली कंपनी जो कमाती थी वो 2 रुपए कमाती थी। ठीक है, और इसके एक 10 रुपए के शेयर पे नई वाली कंपनी पता है कितना कमाती है? 1.5 रुपए। इस 20 रुपए पे ये कंपनी मात्र 2 रुपया कमाती थी, ये कंपनी 10 रुपए पे 1.5 रुपया कमाती है। ठीक है, अगर हम इनसे एक एक शेयर लेंगे, ठीक है, अब बदले में अपने 2-2 शेयर लेंगे, तो पता है उनका पोजीशन क्या हो जाएगी? एक एक शेयर लिए तो उनका कितना गया अर्निंग? 2-2 रुपया। ठीक है, अब बदले में 2-2 शेयर देंगे तो 1.5 रुपए की हम तो अर्निंग कमाते हैं, कितना हो जाएगी उनकी अर्निंग? 3-3 रुपया। तो अब हम कहेंगे कि ऐसा है, तुम्हारी मार्केट वैल्यू ठीक है, कितनी है? 20 रुपया, लेकिन हम अपने 10-10 रुपए के क्या 2-2 शेयर देंगे उनको? नहीं, थोड़ा सा कम कराएंगे। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? यानी हम एक दूसरी बात आपके दिमाग में डालना चाहते थे कि सिर्फ मार्केट वैल्यू पे ही सौदा नहीं होता है। जब आप सौदा कर रहे हो तो बहुत सारी चीज कंसिडर कर रहे हो। ठीक है बात? तो मार्केट वैल्यू इज नॉट ओनली द टर्म्स, हो सकता है बहुत सारी बातें कर रहे हो उसके बाद सौदा कर रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं सौदा ही करने पे। हमने सौदा कर लिया, कैसे किया? भिंडी 20 रुपए किलो। आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। हमने एक डिसाइड की 20 रुपया
किलो के हिसाब से। फिर हमने उसी सब्जी वाले से दूसरी सब्जी भी ले ली, कहा 30 रुपया। तीसरे वाले का सब्जी की कीमत लगाई हमने 10 रुपया। फिर एक और सब्जी थी डी, उसका हमने लगाया 22 रुपया। हमने कहा बस ये सब कीमत कौन लगा रहा है? हम सब्जी वाले के साथ मिलके डन कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को एग्री कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी एग्रीड वैल्यू है। कितना हो गया? हाँ 82, ये एग्री किए थे। अब पता है जाते समय कितना देके निकल गए? 80 रुपया। तो क्या एग्रीड वैल्यू ही हमारी पेमेंट वैल्यू होती है? नहीं, ये भी आपको समझाना था कि जितने में हम सौदा डन करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि उतनी हम पेमेंट भी कर रहे हो। पेमेंट तो क्या हो सकती है वो हम ही बता सकते हैं। ठीक है, जितना हमने पे किया होगा ये बात हम ही बताएंगे। अगर हम ये बात नहीं बताएंगे आपको तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सौदा बता दीजिए कितने में हुआ था। 82 कोई क्या कर लोगे? आप पीसी मान लोगे। सब्जी का रेट कितना? 82 रुपया। और अगर हम ये भी नहीं बताएंगे तो आप सब्जी वाले से पूछ लोगे कि 1 किलो भिंडी, 1 किलो लौकी और फलाना फलाना कितने का। ठीक है, और अगर हम ये भी नहीं आपको पता चल पाता है क्योंकि कोई सब्जी वाला ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? हाँ, आप सब्जी पे ही देख के अंदाजा लगाओगे, कहीं प्रिंट हो तो पता चल जाए हमको ये सब्जी कितने की है। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबिलिटी होगी वहां तक की हम लोग बात करेंगे यहां पे। तो व्हाट इज द स्वैप रेशियो? स्वैप रेशियो का मतलब होता है कितने शेयर के बदले में आप कितना शेयर अपना दोगे। ठीक है, स्वैप रेशियो मींस नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू बी इश्यूड in lieu of share of old company। जब ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ले लेती है तो ए लिमिटेड बंद हो जाती है। उनके जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको बी लिमिटेड क्या करती है? फिर अपने शेयर्स दे देती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम शेयर ही दे रहे हो सकता है हम उनको क्या दे दें? नगद पकड़ा दें, लो कैश रख लो। ठीक है, हो सकता है हम उनको कुछ एसेट्स दे दें, तो कोई भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। If swap ratio is 1:2, अगर हम ये लिखते हैं कि स्वैप रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 शेयर ऑफ न्यू कंपनी विल बी गिवन फॉर 2 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, मान लीजिए अगर स्वैप रेशियो is 3:5, what does it mean? इसका मतलब होगा 3 शेयर ऑफ न्यू कंपनी विल बी गिवन फॉर 5 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 8000। स्वैप रेशियो is 3:4 and value of share of new company is equal to ₹30। Calculate PC।
देखिएगा, अगर हमने सिर्फ स्वैप रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ किस में कर रहे हो, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को बदल के आप क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर ही दे रहे हो। अगर हमने कुछ और भी लिखा होता तो वो सारी चीजें भी आप जोड़ देते। ये बताइए, ओल्ड्स कंपनी के शेयर 8000 और आपका स्वैप रेशियो है 3:4। व्हाट डज इट मीन? आप 3-3 नए शेयर देते हो, कितने शेयर के बदले में, 4 पुराने। तो आपने कितने शेयर दिए होंगे, 8000 इंटू 3/4 कितना हो गया, 6000। आपने 6000 शेयर दिए और एक शेयर की वैल्यू कितनी है आपके, 13 रुपया। तो आपने कितने रुपए के पेमेंट कर दी उनको, 6000 इंटू 13 रुपए। तो व्हाट इज पीसी? पीसी के लिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसी को यूज कर लेंगे आप। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू आप कर दीजिएगा स्वैप रेशियो और इंटू कर दीजिएगा वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। Number of share of old company is 8000 into swap ratio is 3/4 and value of share of new company is 30. कितना हो रहा है ये, 78,000। Old company number of share is equal to 8000. Swap ratio is 5:4. Cash given ₹2 for every 8 share held. Market price of share of new company is equal to 12. Calculate PC। देखिए यहां पे एक से अधिक मोड है पेमेंट का। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, स्वैप रेशियो दिए हैं, दैट मीन शेयर के बदले में शेयर भी दे रहे हैं और साथ ही साथ क्या दे रहे हैं हम लोग, कैश भी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, यहां पे बनाइए पेमेंट टू पेमेंट इन क्या क्या चीजों में, एंड देन द अमाउंट। पेमेंट किसको कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या चीज की पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर की। कैसे निकालेंगे इक्विटी शेयर की पेमेंट कितनी हो रही है, 8000 नंबर ऑफ शेयर इंटू स्वैप रेशियो, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू स्वैप रेशियो, दैट इज 5/4 इंटू 12 रुपीज, कितना, 1,20,000। इक्विटी शेयर होल्डर को ही कैश भी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश। कैश कैसे दे रहे हो आप, 2 रुपया फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड, 8 शेयर के बदले में 2-2 रुपया। ठीक है, तो 8000 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, 8 इंटू 2 रुपए, 2000 रुपए नगद। कितना हो गया पीसी, 1,22,000। ठीक है यहां तक। ओल्ड कंपनी नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 10,000। स्वैप रेशियो इज 2:3। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी ₹15। कैलकुलेट पीसी। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट किस में कर रहे हैं, इक्विटी शेयर में। कंप्यूटेशन करना शुरू करते हैं, 2:3 का रेशियो है, 10,000 इंटू 2/3
इंटू 15। बात बताइए, इस रेशियो का मतलब क्या होता है? पता है, 2:3। हर 3 शेयर पे कितने दे रहे हैं? 2 शेयर। ठीक है, क्या ये 10,000 शेयर 3 के मल्टीपल में है? नहीं। तो जो शेयर 3 के मल्टीपल में नहीं है, उन शेयर का हमें क्या देना पड़ेगा? मजबूरन कैश। ठीक है, जिनके पास 3-3 शेयर है उनको तो 2-2 शेयर दे देंगे, लेकिन अगर किसी के पास एक ही शेयर होगा तब क्या करेंगे? उसे कुछ नगद दे देंगे। ठीक है बात? तो ये देखिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो कितना आता है? 10,000 डिवाइडेड बाई 3, 3,333.33। ठीक है, तो 3,333 तो आप यहां लिख लीजिए, अब 0.33 लिख लीजिए कैश के सामने, कि इसके बदले का हमें पैसा कहां देना है? कैश में। ठीक है, बाकी की जो चीजें बच गई हैं वो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। पता है ये क्या था? 10,000 इंटू 3। ये जो काम आपने किया है ये इतना था। ठीक है, दोनों जगह क्या बच गया? इंटू 2 करना है, इंटू 15, और यहां भी क्या करना है? इंटू 2 इंटू 15। ठीक है, चलिए बताइए कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 99,900, 990, and this one 9.9, that means 10. पीसी इज रुपी 1 लाख, लेकिन पीसी कैसे दी जा रही है? इक्विटी शेयर दिया जा रहा है उसमें 99,990 रुपए का, और 10 रुपए का उसमें क्या दिया जा रहा है? कैश दिया जा रहा है। ठीक है, अभी तक जो आप काम कर रहे थे वहां पे स्वैप रेशियो प्रोवाइडेड था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको स्वैप रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब आपने हमसे पूछा कि आपने नई वाली जो कंपनी खरीदी है उसके लिए क्या पेमेंट की, तो हमने कहा हमने उन्हें इक्विटी शेयर दिया है, नगद दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, डेब्ट दिया है। आपने पूछा इक्विटी शेयर कैसे दिए हैं आप, मतलब कितना लेके कितना दिए हैं, तो हमने कहा ये नहीं बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पेमेंट ही नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पेमेंट बता रहे हैं आपको। हमने कहा हम इक्विटी शेयर में दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, डिवेंचर दिए, उनको इतना नगद दिए हैं। ठीक है, आपने कहा इक्विटी शेयर कैसे दिए, किस रेशियो में दिए हैं, तो हम कह रहे हैं ये नहीं बताएंगे किस रेशियो में दिए। अब आपको कंप्यूट करना है कि हमने किस रेशियो में दिया होगा उनको इक्विटी शेयर। ठीक है, अगर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम किस रेशियो में इक्विटी शेयर दिया है, तो आप स्वैप रेशियो कंप्यूट करते हो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। तो नॉट गिवन तो हम क्या करेंगे? स्वैप रेशियो computed on market price। जो स्वैप रेशियो दिया हुआ होता है वो क्या होता है बताएंगे? अगर हम लिखते हैं 2:3, व्हाट डज इट मीन? 2 शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। दैट मीन्स अगर हम स्वैप रेशियो की बात करें जो दिया होता है, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी अपॉन नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, यही होता है। अगर हमें ये प्रोवाइडेड नहीं है तो हम स्वैप रेशियो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस के बेसिस पे बनाएंगे, और जब मार्केट प्राइस के बेसिस पे बनाएंगे तो वो क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी।
जब हम ये बात लिखेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो इसलिए क्योंकि यहां पे हम क्या लिख रहे थे, न्यू कंपनी अपॉन ओल्ड कंपनी, और अब यहां पे क्या लिखने लग गए हैं, ओल्ड कंपनी अपॉन न्यू कंपनी। इस बात को समझिए, ये रही ओल्ड कंपनी, इसके एक शेयर की कीमत, ये एक शेयर हमने बनाया है, ये है ₹40। ये रही मेरी न्यू कंपनी, ठीक है, इसके एक शेयर की कीमत है ₹30, ठीक है। अब बताइए कैसे बदला बदली करें, बदला बदली का तरीका बताइए, आप ही बताइए। अब ऐसे समझ लीजिए, ये हम हैं, ये वाली कंपनी हम है, हमने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। आपने हमसे पूछा कि आपने उनको पेमेंट कैसे की, तो हमने कहा देखो उनको पेमेंट हमने इक्विटी शेयर में किया है। आपने पूछा कितना इक्विटी शेयर दिया है, मतलब एक्चुअल स्वैप पूछा, हमने कहा ये नहीं बताएंगे, कितना लेके कितना दिया ये नहीं बताएंगे, बाकी आप अपने से करो। बताइए अब क्या करिएगा, क्या लगता है आपको, कितना लेके कितना दिए होंगे, कैसे किए होंगे, बताइए कितना लेके कितना दिए होंगे, 3-3 शेयर लिए होंगे इसके, और बदले में क्या किए होंगे, 4-4 शेयर दिए होंगे, यानी इसका 1, 2, 3 शेयर आएगा, तो यहां से 1, 2, 3 और ये 4 शेयर जाएगा, ठीक है बात। 4 शेयर नई वाली कंपनी का जाएगा और पुरानी वाली कंपनी के 3 शेयर आएंगे। स्वैप रेशियो क्या होता है जो आपको पता है उसके हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी अपॉन नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। बताइए आप स्वैप रेशियो यहां पे क्या होना चाहिए, 4 जाएगा 3 आएगा, तो रेशियो होना चाहिए 4/3, ठीक है। चलिए आइए 4/3 हमको बनाना है मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे 4/3 बनाइए, कैसे बनेगा, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। जब आप 40/30 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4। क्लियर हो रही है बात सबको। तो जब आपको स्वैप रेशियो बनाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बना दीजिएगा, यही सबसे अच्छा तरीका है। कंपनी कैसे एक्सचेंज कर रही होगी, हम मान लेते हैं मार्केट वैल्यू पे एक्सचेंज कर रही होगी। क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, इसी के नीचे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन केस वी डू नॉट हैव मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल डू। अगर हमारे पास मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से मार्केट प्राइस बनाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1 हम लोग यहां पे ले लेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर ये पॉसिबल नहीं होगी तो हम लोग लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और अगर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर एक रास्ता है, उसके बाद हम लेंगे पेड अप वैल्यू। क्या हमने जहां से स्टार्ट किया था क्या वही बात वापस से आ गई है यहां पे, हमने एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू सबकी बात की थी स्टार्ट करते समय भी, क्या वो सारी बात घूम फिर के वापस वहीं पे आ गई है, बिल्कुल नहीं, ये एकदम डिफरेंट बात हो रही है। यहां तक की कहानी को हम फिर से समराइज करते हुए लेके आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हमें पीसी निकालना है तो मेरे पास 2 रास्ते, क्या क्या, पेमेंट, और अगर पेमेंट नहीं है तो नेट एसेट, ठीक है। आप हमसे पूछेंगे पेमेंट कितनी, नहीं बताएंगे तो नेट एसेट, ठीक है। नेट एसेट आप कैसे लेंगे,
एग्रीड वैल्यू, दूसरा मार्केट वैल्यू, और नहीं तो बुक वैल्यू। ठीक है, हमने आपको पेमेंट बता दी, लेकिन अब सवाल होता है क्या हमने आपको स्वैप रेशियो बताया कि नहीं। हमने आपको ये तो बता दिया कि हमने पेमेंट दिया इक्विटी शेयर में इतने रुपए का, प्रेफरेंस शेयर, कैश इतने रुपए का, बाकी सब बता दे रहे हैं, स्वैप रेशियो ही नहीं बता रहे। ठीक है, हमने पेमेंट बताई आपको, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। हमने हो सकता है स्वैप आपसे दबा लिया हो। ठीक है, अगर हमने स्वैप रेशियो आपको दिया है तो कंप्यूटेशन कैसी होगी, उसी के एग्जाम्पल कर रहे थे। जितने एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग यहां से यहां पे आए थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमने पेमेंट तो की, लेकिन जो स्वैप रेशियो है वो हम आपको बता नहीं रहे हैं, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में हम बनाते हैं डीम्ड स्वैप। जो स्वैप हम जबरदस्ती कंप्यूट कर देते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, डीम्ड स्वैप। हम लोग स्वैप क्या होगा ये मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नंबर 1, सबसे पहला तरीका है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के बेसिस पे। जो अभी हमने सिखाया कि 40 रुपए के हमने 3 शेयर लिए और बदले में क्या किया, 30 रुपए के 4 शेयर दिए, तो इससे हमने स्वैप रेशियो बना दिया। दूसरा, अगर आप हमको मार्केट प्राइस भी नहीं दोगे शेयर की, तो हम क्या करेंगे, शेयर की जगह हम बाकी के एसेट एंड लायबिलिटीज को कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, शेयर की वैल्यू जब आप निकालने लग जाते हो तो इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ये वाली बात कह रहे थे। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के क्या क्या रास्ते हैं, एग्रीड वैल्यू, नंबर 2 मार्केट प्राइस, नंबर 3 बुक वैल्यू, और अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में मेरे पास क्या रास्ता है, पेड अप। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई है, यहां में मार्केट प्राइस वाली बात क्लियर हो गई है। अब इसको बता रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखिए इस शेयर की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, मार्केट वैल्यू। सबसे पहले तो हमने कहा कि आप खुद ही बता दीजिए स्वैप रेशियो, आप नहीं बताए। हमने फिर देखने की कोशिश की कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो उसके हिसाब से हम एक स्वैप रेशियो बना ले, वो भी नहीं हो पाया, तो हमने उसकी बैलेंस शीट उठा ली। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हम आपसे खुद पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए, आपने फिक्स्ड एसेट की कीमत क्या लगाई है। ये उस कंपनी की बैलेंस शीट है जिसे हम खरीद रहे हैं। हमने पूछा आपसे कि आपने फिक्स्ड एसेट की क्या कीमत लगाई है, आपने कहा हमने 800 रुपए लगाई है, इतने रुपए वैल्यू एग्री की है। हमने कहा करंट एसेट की क्या वैल्यू लगाई है, आपने कहा करंट एसेट 200 का 200 का ही है, इसकी वैल्यू हमने 200 रुपए लगाई है। हमने कहा लायबिलिटी, आपने कहा 100 रुपए पूरे देने हैं, वो सचमुच जेन्युइनली 100 रुपए की है, हमने कीमत 100 रुपए लगाई है। तो हमने कहा कि 800 200 मिला के हुआ 1000, 1000 में से 100 कम कर दीजिए, कितना हुआ 900, यानी इन दोनों की मिला के यहां तक वैल्यू कितनी है 900। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये सब किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, यानी 50 शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है 900 रुपया। ठीक है, और हमने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर का कितना है 900 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया, हाँ 18। हमने इस तरीके से क्या किया, पुरानी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली। अब वैसे ही क्या करेंगे, अपनी खुद की कंपनी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद स्वैप रेशियो डिटरमिन कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने इस वाली कंपनी की, ये रही ओल्ड कंपनी, इसके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, कितनी 18 रुपए। फिर हम नई कंपनी है, हमने अपने शेयर की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, अब वो आ रही है 9 रुपए। अब बताइए क्या करें, स्वैप रेशियो बनाइए। हाँ कैसे बनाएंगे, इसके अगर एक शेयर आएंगे तो मेरे कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, 2 नई कंपनी के शेयर जाएंगे और एक
लेना है, ठीक है, ओल्ड कंपनी के, रेशियो क्या बन गया 2:1, यानी फॉर्मूला क्या होगा आपका, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। जब आप वैल्यूज लोगे तो हमेशा ओल्ड कंपनी की वैल्यू अपॉन न्यू कंपनी की वैल्यू, और जब नंबर ऑफ शेयर में बात करोगे तब क्या होगा, न्यू कंपनी के नंबर ऑफ शेयर अपॉन ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। ये हो गई दूसरी वाली चीज। नेक्स्ट बात, आपने हमसे पूछा सर ये बताइए आपने पेमेंट क्या की है, हमने बता दिया, हमने आपको स्वैप रेशियो भी बता दिया, बात खत्म। लेकिन अगर हमने स्वैप रेशियो नहीं बताया तो आपने मार्केट प्राइस देखा, आपको नहीं मिला। दूसरा, आपने हमसे पूछा सर कितने में एग्रीमेंट हुआ है ये बता दीजिए, हमने कहा ये भी नहीं बताएंगे, हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं देंगे। तो आपने क्या किया, आपने इनकी कीमत निकालने के लिए मार्केट प्राइस पता की, आपने मार्केट में पता किया कि ये फिक्स्ड एसेट कितने का है, और आपको पता चला कि ये फिक्स्ड एसेट कितने का है 700, ठीक है। आपने पूरे करंट एसेट यानी कि डेटर, स्टॉक, इन सब की मार्केट वैल्यू पता की, और इन सब की मार्केट वैल्यू कितनी थी, मान लो 200, और करंट लायबिलिटी कितने की थी 100 रुपए। तो आपने कहा 700 200 हुआ 900 माइनस 100 कितना कितना 800। आपने कहा कि वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 800 डिवाइडेड बाई 50 कितना 16, और इसके बेसिस पे आपने क्या बना दिया स्वैप रेशियो, ठीक है। आपको एग्रीड वैल्यू भी हम नहीं बता रहे, आपको मार्केट प्राइस भी कहीं से पता नहीं चल पा रही है, तो आपने क्या किया, बैलेंस शीट में जो वैल्यू चल रही थी वही चला दी। आपने कहा कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, 500 200 700 माइनस 100 कितना हो गया 600, शेयर की वैल्यू कितनी 600 डिवाइडेड बाई 50 कितना 12, ये हो गया बुक वैल्यू। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं। एग्रीड वैल्यू में क्या किए थे, एग्रीमेंट में जितना एसेट की कीमत निर्धारित की गई थी, ठीक है, जब हम किसी भी कंपनी को खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उनकी एक एक चीज की कीमत लगाते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू नेगोशिएट की गई थी, जितना वैल्यू निर्धारित की गई थी वो कंसीडर किया आपने। उसके बाद अगर वो नहीं बताया गया तो आपने मार्केट वैल्यू कंसीडर किया, और वो भी नहीं बताया गया तो आपने क्या कंसीडर कर लिया बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी वही पकड़ ली, ठीक है। अब ये भी नहीं मिल रहा आपको, क्यों नहीं मिल रहा पता है, हम आपको बैलेंस शीट भी नहीं दे रहे हैं, एग्रीड वैल्यू नहीं बता रहे हैं, मार्केट वैल्यू आपको पता नहीं चल पा रही है, बैलेंस शीट उठा के दे नहीं रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आपने कहा एक काम करिए, ये बताइए आपके शेयर की पेड अप वैल्यू क्या है, और जिसको आपने एक्वायर किया उसकी पेड अप वैल्यू क्या है। हमने कहा उसकी पेड अप वैल्यू भी कितनी है 10 रुपया, और हमारी पेड अप वैल्यू है 10 रुपया। आपने कहा कि एक के बदले में एक, यही क्या है स्वैप रेशियो, ठीक है। अगर उनकी पेड अप वैल्यू है 10, आपकी पेड अप वैल्यू कितनी है 20, तो आपने क्या कहा, उनके 2-2 शेयर आएंगे तो आपके कितने जाएंगे 1-1, तो स्वैप रेशियो क्या बन गया 1:2। क्लियर है सबको। तो जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो आप लास्टली हमसे क्या ले लोगे पेड अप वैल्यू। ये हो गई यहां तक की बात। अब देखिए यहां पे व्हाट इज नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब है कि आप सीधे सीधे पीसी किसको बोलते हो, एसेट के बेसिस पे वैल्यूएशन ही कर लेते हो। मतलब अगर हम आपको पेमेंट नहीं बताएंगे तो एग्रीड वैल्यू पे पीसी निकालने का मतलब क्या होता है, आप हमसे पूछोगे सर ये बताइए फिक्स्ड एसेट के कितने रुपए में आपने एग्री किया है, तो हम कहेंगे हमने 800 रुपए उसकी कीमत लगाई थी, करंट एसेट की 200 रुपए कीमत लगाई थी, और लायबिलिटी की 100 रुपए कीमत लगाई थी। तो आप कहोगे 800 200 हुआ 1000, 1000 में से माइनस कीजिए 100 कितना 900, और ये 900 रुपए क्या है आपकी पीसी, इतने में ही आप खरीदे होंगे कंपनी। अब यहां सीधे कंपनी की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब हमने आपको पेमेंट नहीं बताई है, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्केट वैल्यू क्या है। सिमिलरली आपने बैलेंस शीट उठाई, इसकी वैल्यू ली, इसकी वैल्यू को घटा दिया, और आपने क्या कहा इतने में ही आपने खरीदा होगा। और अगर हम आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप सीधे सीधे कहे होगे 500 इसकी वैल्यू होगी, 200 इसकी होगी, 100 आपने ये घटाया होगा, तो कितने का खरीदा होगा 600 रुपया। तो बुक वैल्यू के हिसाब से आपने 600 रुपया ही लगा दिए। क्लियर हो गई पीसी की बात। तो पहले आपको हमेशा पेमेंट देखना है, पेमेंट के साथ साथ स्वैप रेशियो देखना है। स्वैप प्रोवाइडेड नहीं है तो स्वैप खुद से निकाल देना है। स्वैप निकालेंगे कैसे, ये तरीका है। और अगर ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो आप नेट एसेट से ही क्या करेंगे पीसी कंप्यूट कर लेंगे। क्लियर है।
तो हम लोग ने एक मुद्दा सीखा, व्हाट इज पीसी, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाली जाएगी।